मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 7 पार्ट 2 मिठाई वाला नाम शीर्षक का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए कि इस पाठ में कवि ने हमको क्या बताने और समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि पहले से आप लोगों को पता होगा कि इसका शब्दार्थ, मुहावरे और लोकोक्तियां, जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उनको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। ये आप लोगों के पास जा रहा होगा, इसको आप लोग मिला लीजिएगा, फेयर करने का काम कीजिएगा। आगे देखिए कि मिठाई वाला पाठ में कवि हम लोगों को क्या बताना और समझाना चाह रहे हैं या क्या संदेश देना चाह रहे हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गा कर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। आप सभी जैसा कि फील करते होंगे अपने अपने मोहल्लों में, आप लोग जहां पर भी रहते हैं, पर डे कोई न कोई खिलौने वाला, मिठाई वाला अलग अलग स्वर में, मीठे स्वर में, आकर्षित स्वर में अपनी वस्तुओं का प्रचार करते हुए, अपने द्वारा बेचे जाने वाली सामानों का नाम लेते हुए, जैसे कि मिठाई वाला है तो जलेबी वाला आ गया, हलवा वाला आ गया, ये पेड़ा वाला आ गया, तो ये बर्फी वाला आ गया। अलग अलग नामों को रख करके जो जिस सामान को बेचता है, फेरी लगाने का काम यानी कि गलियों में घूमने का काम करते हैं। और बच्चे सहज ही उनकी भाषा को सुन करके उनके पास दौड़े चले आते हैं। और जो उससे भी छोटे बच्चे रहते हैं, उनको जो युवतियां, हमारे घर की जो लड़कियां, सयानी बहू बेटियां जो खिलाती रहती हैं, वो भी बरबस, यहाँ पे एक शब्द आया है, अपने चीखों को उठाकर। चीख मीन क्या होता है? तो चीख मीन बांस की पतली तीलियों से बना पर्दा। बांस की पतली तीलियों से बना पर्दा, जिससे कि हमारे घरों को आड़ करने का काम किया जाता है। एक टाइप का पर्दा होता है, गांवों में ज्यादातर देखने को मिलेगा। उससे वे झांकने लगती हैं छत से नीचे कि कौन आया है और वह क्या बेचने के लिए लाया है। और सारे बच्चों का हुजूम उमड़ पड़ता है उसकी ओर और सब लोग उसके पास आ जाते हैं। वह भी जहाँ अच्छा जगह मिलता है गांव घर मोहल्ले में, वहां किसी दरवाजे पर या चबूतरे पर या किसी घर के सामने साफ सुथरे जगह पर बैठकर अपनी सामानों को दिखाने के लिए अपनी पेटी को खोल करके बैठ जाता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। तोतली भाषा में यहाँ पे होना चाहिए इसका, लेकिन बच्चे बोलते हैं इचका, और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। हर घर में उसकी मधुर वाणी जाती है कि खिलौने वाला आ गया है या मिठाई बेचने वाला आ गया है
या फिर और अन्य अन्य प्रकार के बड़े बुजुर्गों का भी सामान लेकर के फेरी वाले दिन भर आते रहते हैं। उन लोगों का भी प्यारा सा गीत होता है, कोई कपड़ा बेचने आता है, कोई साड़ी बेचने आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों से संबंधित मिठाई वाला, खिलौने वाला के बारे में। तो वह आवाज देते हुए अगली गली की ओर चले जाता है, अगली मोहल्ले में चले जाता है और इस प्रकार से वह आगे बढ़ जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना लाया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदर ए। तोतली आवाज में वह कहना चाह रहा है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, लेकिन कभी यहाँ पर उसकी आवाज को लिखने का काम करते हैं और जिस भाषा में बोलता है उसको समझाने का काम करते हैं कि तोतली भाषा में वो कैसे बोल रहा है कि मेला घोला कैछा छुंदर है। मुन्नू बोल रहा है, फिर उसके पीछे से उसका छोटा भाई, और देखो मेला कैछा छुंदर है। इस प्रकार से अपनी तोतली भाषा में बच्चे एक दूसरे को अपने अपने खिलौने की बड़ाई कर रहे हैं और समझाने का काम कर रहे हैं। दोनों अपने हाथी घोड़ा लेकर घर घर में उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ दूर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतनी सस्ती कैसे दे गया, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। जैसा कि अमूमन हम लोगों के घर में होता है, बच्चे अगर कुछ सामान खरीद लेते हैं तो हम लोग एक आध बार उसका मुआयना करते हैं और फिर जो घरों की बड़े बुजुर्ग महिलाएं होती है, माँ होती है, चाची होती है, दादी होती हैं, पूछ उछ करके निश्चिंत भाव से अपने वो दूसरे कार्यों में लग जाते हैं। 6 महीने बाद, ठीक इन सारी चीजों के 6 महीना बीतने के बाद क्या होता है, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इससे उससे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था। क्या वह पहले भी खिलौना बेचा करता था? दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। और भाई वह उस्ताद, प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। 6 महीना बीतने के बाद उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस कस्बे में एक मुरली वाला आता है, जो कि अपनी मुरली की मधुर तान को सुना करके सबको मुग्ध कर देता है, सबको खुश कर देता है। और मुरली का दाम भी बहुत कम रखे हुए है, जिससे कि सब लोग कौतूहलवश उसकी चर्चा करते हैं, कैसा है वह मुरली वाला, कौन है, कहीं वह पिछला जो फेरी वाला था वो तो नहीं है। इस प्रकार से सैकड़ों सवाल आपस में ग्रामीण करते हैं और वह मुरली वाला प्रतिदिन आकर के उस नगर में, मोहल्ले में, गांव में मुरली बेचने का काम करता है और अपनी मुरलियों की मादक ध्वनियों से सबको खुश करने का, प्रसन्न करने का भी काम करता है और वह बहुत ही सुंदर मुरली बजाता है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जहां उसे मुरली वाले को बुलाओ तो, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता है फिर इधर आए या ना आए, वह भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए।
रोहिणी उठ करके अपने पति विजय बाबू के पास जाती है। विजय बाबू कहते हैं अपनी पत्नी से कि जरा उस मुरली वाले को बुलवाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली ले लूं, क्या पता फिर वह इधर आए या ना आए। लेकिन विजय बाबू की पत्नी कहते हैं कि लगता है जैसे कि बच्चे पार्क में खेलने के लिए निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। विजय बाबू उस मुरली वाले से दाम भाव करते हैं और इतने में ही सभी बच्चों को जानकारी हो जाती है कि मोहल्ले में मुरली वाला आ गया है। सारे बच्चे अपना अपना खेल छोड़ करके गिरते लुढ़कते अपने पैजामा या फिर जो चौड़ा वाला सलवार टाइप का बच्चा लोग जो पहनता है, खुलते हुए गिरते हुए पड़ते हुए दौड़े भागे उस मुरली वाले के पास आते हैं और उससे बोलते हैं अपनी तोतली भाषा में कि अम्बी लेंगे अम्बी लेंगे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हमको कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरलियां हैं। घबराओ सब मत, मैं सबको बारी बारी से मुरली देने का काम करूंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। भाव विभोर होकर के विजय बाबू हंसते हुए उसे भी तसल्ली देने का काम कर रहे हैं और समझाने का काम कर रहे हैं, खुद भी तसल्ली ले रहे हैं कि तुम तो देता होगा सबको 2-2 ही पैसे, लेकिन हमसे 3 पैसे का भाव बता करके हम पर अकारण ही बोझ लाद रहे हो, अपना सहानुभूति दर्शा रहे हो। और इस प्रकार से मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। जैसा कि अमूमन होता है, हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं, उस सामान का अगर हम लोगों से दुकानदार सही भी पैसा लेता है तो एक छोटी सी मानसिकता है हम लोगों की कि हम लोग यही समझते हैं कि ना जरूर दुकानदार हम लोगों से 2-4 पैसे भाव बढ़ा करके ही ले रहा है और हम लोगों से ज्यादा कमा रहा है। इस प्रकार से 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड से मुरलियां बेचता रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग का मुरली निकाल देता। बच्चे जिस टाइप का मुरली अलग अलग रंगों में, अलग अलग कलरों में पेंट करके, कागज साफ करके, जैसा कि आप लोग बांसुरी का डिजाइन देखते हैं, बांसुरी वाला के पास अलग अलग रंगों में, अलग अलग डिजाइनों में बांसुरियां रहती हैं। जो बच्चे जिस बांसुरी को पसंद करते वह उनको बेचता गया और बच्चे लेते गए। इस प्रकार से यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से यहाँ निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं।
बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुमन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे लो, वापस लो। ठीक हो गया नहीं साहब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी आ लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। नाना प्रकार की आपस में बातें करते हैं, कुछ बच्चे रोते हैं, अपनी अम्मा को झिड़कते हैं, मनहारी करते हैं और किसी भी प्रकार से अम्मा को मना करके पैसे लेकर के मुरली वाले को देते हैं। उसी में से कोई वैसा भी बच्चा है जिसकी माँ के पास पैसे नहीं है, मुरली वाला का भाव देखिए, उसकी खुशी देखिए, क्योंकि वह उन बच्चों में ही अपनी भी खुशी तलाशता है। और जिन बच्चों के माँ के पास पैसे नहीं है उनको भी वह मुरली देने का काम करता है और इस प्रकार से वहां पर मुरलियां बेच करके वह आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। अपने मकान में बैठ करके रोहिणी नाम की महिला यही सोच रही है कि कितना अच्छा व्यवहार है इस मुरली वाले का, जो सबको हंसी खुशी से अपनी मुरलियां, पैसा हो या ना हो, कम भी हो, उसके बावजूद भी मुरलियां देने का काम करके बच्चों को भी प्रसन्न कर देता है, हम लोगों को भी प्रसन्न करता है और अपने भी खुशी खुशी भाव से बेच करके चला जाता है, जिससे मालूम पड़ता है बहुत ही भला मानस व्यक्ति है। पेट के कारण जो न करे व्यक्ति मजबूर हो जाता है और अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कोई भी कार्य करने पर उतारू हो जाता है, भले ही उसमें उसको 2 पैसा का ही मजदूरी मिले। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि उस 2 पैसे में ही अपने भी खुश रखते हैं और समाज को भी खुश रखते हैं और इस प्रकार से वह जीवन यापन करने का काम करते हैं। लेकिन समाज में ऐसे भले मानस बहुत कम ही मिलते हैं। इस प्रकार से इसी समय मुरली वाले का छीन स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, बहुत ही बड़ाई कर रही है, उसकी मीठी आवाज की भी प्रशंसा कर रही है रोहिणी जी और बहुत ही उससे खुश होती मालूम पड़ रही है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर उनके बच्चों के प्रति वे स्नेह सख्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीन हो गई। बहुत दिनों तक उस फेरी वाले का याद सबको आता रहा, लेकिन महीनों के महीने बीतते गए, आए और चले गए, मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीन हो गई। धीरे धीरे सभी लोग उसको भुला भी गए। 8 माह बाद क्या होता है, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अपने लंबे बाल सुखा रही थी, जैसा कि महिलाएं अपने बालों को सुखाने के लिए करती हैं घरों में। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मुरली वाला चला गया है, अब दूसरा स्वर सुनाई पड़ रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता जाता न हो, जरा हट कर मैं भी चीख के ओट में बैठी रहूंगी। इस प्रकार से मिठाई वाले का स्वर सुन करके रोहिणी झट से नीचे उतर गई। उनके पति मकान में नहीं थे, हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर के बोली,
दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हट कर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूंगी। इन बातों से यही समझ में आता है कि गांव भर में आज भी औरतें अपने पर्दा के ओट में रहती हैं, जैसा कि चीख का अर्थ आपको समझा ही दिया गया है, और वह देखती भी रहती हैं कि सही सही वो वजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ऐसे ही बातों को समझा कर वृद्धा दादी को कहते हैं कि आप उस मिठाई वाले को ठहराइए और हम भी चीख की आड़ से अंदर से देखते रहेंगे। बच्चों, पाठ थोड़ा लंबा है, अगले लेसन में, अगले पढ़ाई में आगे का हम इसको पूरा करेंगे। शब्दार्थ लिखा दिया गया है, मुहावरे और लोकोक्तियां भी लिखा दी गई हैं, जो कि आप लोगों को अवश्य याद कर लेना है, अन्यथा PA1 के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सारी चीजों से जुड़ी हुई आएंगी, तो याद नहीं कीजिएगा तो फेल कीजिएगा। और वैसे भी लॉकडाउन में टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है, कोई बहाना नहीं चलेगा, इसको आप लोग नोट करके याद करने का काम कीजिएगा। बाकी का पढ़ाई अगले क्लास में। धन्यवाद।